परिवार, ये गांव में ऐसा परिवार है जो 5 साल से किसी स्कूल में आ रहा है, उसको आज तक कोई खबर पूछने नहीं गया है। अररिया में जो पुल बन रहा है वो कब तक उसका उद्घाटन आप करेंगे? और क्या वो ठीक इसका कथनी और फर्जी वो ठग नहीं है, एकदम ईमानदार। बिहार के मुसलमानों के साथ अगर कुछ होता है तो कहता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर हिंदुओं के साथ होता है तो उनको क्यों नहीं कहता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हम प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर और 243 विधानसभाओं में से एक सिकटी विधानसभा पहुंचे हैं। यहां हम आपके प्रतिनिधि व आपके प्रतिनिधित्व करने वाले दावेदारों से आपको सवाल करने का अवसर प्रदान करेंगे। आपके विधायक ने आपके विकास के किन कार्यों को किया यह आप आज उनसे जान पाएंगे, और कौन से विकास कार्य अधूरे रह गए यह आप उन्हें बताएंगे। आपके बीच मंचासीन अतिथि होंगे, आप सभी से सवाल करेंगे, आप जिनसे सवाल करेंगे वह आपका जवाब देंगे। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपका सवाल मात्र एक होगा, वह स्थानीय मुद्दों से जुड़ा होगा। आप एक व्यक्ति एक सवाल ही करेंगे और किसी एक प्रतिनिधि से ही करेंगे। तो मैं पुनः सुंदरनाथ की इस पावन धरती पर आप सिकटी विधानसभा वासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम राधेश्याम कुशवाहा के नेतृत्व में आज आपके बीच पहुंचा है। मैं प्रभात खबर अररिया से मृगेंद्र आप सभी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अब मंचासीन अतिथियों को बुलाने जा रहा हूं, जिनमें सबसे पहला नाम जिला आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विजय कुमार मंडल के प्रतिनिधि श्री जोशी कुमार मंडल जी का है। वे अपनी गरिमामयी उपस्थिति मंच पर बनाए। मैं राजद नेता व राजद के संभावित प्रत्याशी के रूप में सिकटी विधानसभा में अपनी पहचान बनाने वाले श्री राकेश विश्वास जी का मंच पर स्वागत करता हूं। वे आए, वो अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाए। मैं जनसुराज से अपने आप को सिकटी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी बताने वाले श्री प्रदीप कुमार यादव का मंच पर स्वागत करता हूं। आप तालियों से उनका स्वागत करें। हम कोसाकाटा प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि और पूर्व प्रमुख श्री सुशील कुमार सिंह का मंच पर स्वागत करते हैं। वे कृपया अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। आपके बीच एक अन्य अतिथि का आगमन बाकी है, वे भी कुछ क्षणों में आप सभी के बीच पहुंच जाएंगे। इस बीच हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हम यहां उपस्थित अतिथियों को 2 मिनट का अवसर देंगे। वो इस 2 मिनट के दरमियान अपने किए गए कार्यों से या वो क्या करना चाहेंगे या उनके नजर में सिकटी का विकास क्या है, वे सिकटी की विकास की क्या सोच रखते हैं, वे इस संबंध में यहां उपस्थित सिकटी विधानसभा के लोगों को अवगत कराएंगे। तो मैं पहले राजद के संभावित प्रत्याशी श्री राकेश विश्वास जी को कहना चाहूंगा, वे अपने विजन या सिकटी के विकास को वे किस नजरिए से देखते हैं, इससे यहां उपस्थित लोगों को अवगत कराएं। श्री राकेश विश्वास जी, माइक आपके सामने है। बैठ के भी
इस बात का ध्यान रखना है तो ये वाला कैमरा वो कैमरा प्रभावित नहीं हो, इससे बचकर इन दोनों कैमरा से बच। कार्यक्रम में प्रभात खबर को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जन सुराज एवं अन्य दलों के जो नेतागण प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे सामने बैठे इस कुर्साकाटा सिटी विधानसभा के सभी आगंतुकों को, अतिथियों को हम अपने हृदय से इस कार्यक्रम में आपने पढ़ा, सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सिटी विधानसभा में जो विकास की गति है इस विधानसभा की जो विशेषताएं हैं, हम सब बाढ़ से प्रभावित इलाके में गुजर बसर करते हैं। कोई भी विधायक और सांसद या कोई जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा जब चयनित होते हैं तो सरकार के द्वारा दिए गए राशियों से सड़क, पुल, पुलिया, अन्य कार्यों को करने का काम करते हैं। इस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के विषय में हमें चिंता करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि इस क्षेत्र में जो बाढ़ आते हैं उसको कैसे रोकथाम किया जाए। लोगों की फसल क्षति हो जाती है, प्रत्येक साल लोग बाढ़ से त्राहिमाम हो जाते हैं, केवल इस वर्ष को छोड़कर। अभी तक इस वर्ष जो बाढ़ आनी है वो नहीं आई। ये ईश्वर की बहुत ही कृपा हम लोगों के बीच हुई, इसीलिए विकास की उस गति को भी हम सब, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरी कि हम सबों के बीच जो अफसरशाही बढ़ा है, जिस कदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस कदर घुसखोरी एक सीमा रेखा से आगे चला गया है, उस पर भी हमारे जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यह कैसे रुके, जनता कैसे परेशान कम से कम हो। आज अगर किसी काम के लिए अंचल, ब्लॉक, थाना या किसी भी कार्यालय में, सरकारी दफ्तरों में किसी नागरिकों को जाना होता है तो उनके पॉकेट में यदि पैसा नहीं है तो वो बिना काम कराए खाली हाथ अपने घर को वापस आता है। इस बात को भी हम सब जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात, आज हमारे यहाँ अस्पताल है, अस्पताल की स्थिति काफी दयनीय है। हम अपने प्रखंड के कुर्साकाटा अस्पताल के सामने जब बन रही थी, जिनका क्षण आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बड़ी खुशी महसूस हुआ कि अस्पताल बन रही है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में परिवर्तन होके रहेगा, परंतु वह अस्पताल भी अब किन कारणों से सड़क खड़ी है, गिट्टी रखा है, बालू खत्म हो गई, कई बोरा सीमेंट भी वहां हमने देखा था। उनकी जरूरत है। यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के जनताओं के लिए अस्पताल भवन की जरूरत के साथ साथ
आज अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, कुर्सा काटा, जब हम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं तो कुछ सुनने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं होता है, उनको रेफर सीधे अररिया के लिए कर दिया जाता है। इस विषय की चिंता भी करने की जरूरत है कि कैसे स्वास्थ्य के आप सबों को यदि हमारी बात अच्छी लग रही हो तो जरूर तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। राकेश जी, हम चाहेंगे कि संक्षेप में बात खत्म करें, 2 मिनट का समय, अन्य अतिथियों को भी बोलना है। स्वास्थ्य में परिवर्तन होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए, जो रेफर नहीं करे, महिला डॉक्टर की होना आवश्यक है। आज सुंदरनाथ धाम एक प्रसिद्ध स्थान हो चुका है, यहाँ भी अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। इन सब की नजर हम सब जनप्रतिनिधियों की उस पर जानी चाहिए और इनका कैसे सुधार होगा इस पर चिंता करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणवत्ता शिक्षा कैसे हो, कैसे शिक्षा जहाँ शिक्षा में सुधार की जरूरत है वो किया जाना चाहिए। और यातायात के साधन में हमारा सिटी विधानसभा सीधी रेखा से लोग सड़क गुजरती है, बीच होकर के एकदम बीच छाती से गुजरती है। और अगर उस लोग सड़क में एक तो बहलिया नदी मेदिनीपुर में जो पुल टूट गया है, पिछले 10 महीने से उस पुल का कोई कार्य नहीं प्रारंभ हुआ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर आगे बहलिया नदी का तो सारे लोग जानते हैं, पुल ध्वस्त हो गया और वहाँ भी अच्छे ढंग से पुल का निर्माण होना चाहिए। दो सड़क का परिचालन हो जाने से काफी सिटी विधानसभा में एक अलग विधानसभा के नजर। बहुत धन्यवाद राकेश जी, फिर हम आपके बीच आएंगे। अब हमारे बीच आपने राकेश जी को सुना, उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से रखा। अब फिर हम आप जनता के बीच में जाएंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे इस प्रभात खबर चौपाल के पावर्ड बाई, इसके स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। इसके अलावे हमारे स्थानीय स्पॉन्सर है जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी हैं, श्री राकेश विश्वास जी हैं, श्री प्रदीप कुमार यादव जी हैं, श्री अरुण कुमार मंडल जी हैं। हम इन सभी स्पॉन्सर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही अब मैं अगली कड़ी में मैं प्रदीप यादव जी के बीच जाना चाहूंगा, जो बिहार में नई सोच व नए बदलाव के साथ राजनीति की मंशा रखने के लिए आने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और वे भी सिटी विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। हम जानना चाहेंगे वे सिटी विधानसभा के विकास को अपने किस नजरिए से देखते हैं। वे काफी पहले संवेदक भी रह चुके हैं और कुछ वर्षों से जनप्रतिनिधि भी है, अभी भी वे वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य है। वे सिटी के विकास को किस नजरिए से देखते हैं, वे अपनी बातों को संक्षेप में जल्द से जल्द रखें। प्रदीप यादव जी। विधानसभा क्षेत्रों से घूम करके इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर सिटी विधानसभा में आज हम लोगों ने जीत या कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इसके लिए आपको सिटी विधानसभा में तमाम दर्शकों की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन। सिटी विधानसभा के सभी अनुभवी बुद्धिजीवी हमारे साथी यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी जसवंत हमारे माननीय विजय कुमार मंडल जी मंत्री भारत बिहार सरकार के पुत्र जोशी मंडल जी, यहाँ पर बैठे राजद के भारी प्रत्याशी के रूप में श्री राकेश विश्वास जी, यहाँ पर बैठे कुर्सियारा का प्रखंड के पूर्व प्रमुख सुशील कुमार सिंह जी,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चौपाल कार्यक्रम में जो प्रभात खबर के द्वारा जो आईना दिखाने का काम किया जा रहा है, उसमें हम जब समाज पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व करने आए हुए हैं। आज का परिणाम क्या हुआ? पहले इस बात को जानिए, जब बहुत अत्याचार हुआ तब जो है महिलाओं को बंद करने के लिए जो है देरी करता हुआ। तो आज जो पूरे बिहार में 245 सीट में जन स्वराज आह्वान किया, जन स्वराज ये जनता का सुनकर राज्य, हम जनता का संविधान बनाने आए हैं। हमने 2.5 वर्ष तक हमारे सूत्रधार के संस्थापक स्वतंत्र किशोर जी के द्वारा पैदल चल करके गांव में घूम करके लोगों से मिला, लोगों से उसके दुख के बारे में जाना, तो उसको ये पता चला कि भाई इतने दिनों से सरकार चली आ रही है, काम हो रहा है, काम तो हो रहा है। जैसा कि अभी शिक्षा विभाग की बात नहीं है, विकास तो हो रही है, जैसे शहर बन रही है। हमारा काम नहीं करते कि शहर नहीं बन रही है, शहर बन रही है। जिनको इनकी गति रास्ता कर रही है वो रास्ते बन रही है। अगर बिजली सब घर घर जा रही है, ये विकास है, विकास नहीं है तो नहीं है। लेकिन बिजली का बिल 40,000 आ रहा है, तो इनकी सरकार को हो रही है कि ये गरीब प्रॉब्लम आ गया, इनको बिल सही नहीं किया, ये नहीं आ रही है, जिसकी लड़ाई हम लोगों में आ रहा है। आज हम इसको नहीं निकाल सकते हैं कि सरकार ने बहुत जोरों से नल जलीय लगा दिया है। ये ऐसा विकास है कि कहने की बात नहीं है। हम अपने जानते हैं से कोई नहीं करते हैं, ये कहने की बात नहीं है, ना छोटी की बात है। आप कोई भी कि कोई भी नजर नहीं कर रहा है। तो भाई इतने हजारों रुपये लगाए हैं, तो इनका नियंत्रण कैसे होगा? ये दायित्व सरकार की है। अगर ये नजर नहीं चलती है तो ये जिम्मेदारी की कमजोरी सरकारों की है। तो ये भी बदहाली है, इसी के लिए हमारे समझ में आया है। और अभी सामने हॉस्पिटल शिक्षण विधानसभा का सुनने में भी है, लेकिन हमको लगता है कि हॉस्पिटल बनने से कई दिनों बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर आते ही नहीं आते ये भी पता नहीं चल रहा। तो हमको याद है कि यहाँ के प्रमुख जी सुशील कुमार सिंह जी ने इसी मंच में कहा था कि बटन तो भर गया, लेकिन डॉक्टर कहीं नहीं आते हैं, कोई का इलाज नहीं करते हैं। तो भाई वो इलाज नहीं करते हैं, आप करते हैं और उस सरकार में रहते हैं, तो वहां पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर उसमें क्यों रहते हो? आपको हम नहीं रहते, क्योंकि हम जनता का सेवक है। आपको यहाँ की जनता जो कमजोर लोग है, आपको बिहार में देखता है भाई हमारा प्रमुख जी है, आपको इसको इंगेज करना चाहिए। अगर हम सरकार को आप नहीं मानते, सरकार के पास नहीं कर सकते। यही समस्या ये तो ऐसे गिनाते चल सवाल में आया और उन्होंने ये बात किया भाई हम आएंगे सीट में अकेले रहेंगे और मुझे सत्ता नहीं चाहिए, हमें आपका बदलाव चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। सब कुछ हो रहा है, जो स्थितियां सरकारों के द्वारा बनी है उसको अगर आपको सुधारना है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो इसके लिए सरकार बदलेगी। सरकार बदलने के लिए हमको जब तक नहीं लगेंगे, आप वोट के माध्यम से पार्टी को नहीं निकालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने वादा किया कि भाई जब चुनाव आएगा जब 5 चीज हो जाएगा तो हमारा वादा सबसे पहले तो हमारे यहाँ
बुनियादी है, अशिक्षा है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, तो बच्चे पढ़े, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। फिर हम आपके बीच आएंगे। हम चाहेंगे कोई भी वक्ता अपनी बातों को संक्षेप में रखे। जी जी कर देते हैं। तो हम दूसरों को ये शिक्षा जैसे आपके तरफ विद्यालय प्रधानमंत्री खोल दिए और जब तक सरकार भी आने के बाद जो ऐसा परिवर्तन में समय लगेगा तो हम प्रत्येक बच्चे को अगर वो सरकार विद्यालय में पढ़ना नहीं करते हैं तो हर विद्यार्थी को 15 वर्ष तक 1,000 रुपया उसको पढ़ने के लिए लेंगे कि क्या तुम आयोजन करो, ये 10,000 की सरकार होगी और हर उस परिवार को पढ़ा रहेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पढ़ाई के चलते हमें बाहर में गाड़ी सुनता है और गाड़ी सुनकर के वापस 10-15 के लिए उधार करता है। इसलिए हम सबसे पहले जो बिहार से 50 लाख लोग पावर है, मेरी सरकार आने पर 50 लाख लोगों को 10 से 15,000 में रोजी रोजगार बिहार में देंगे और घर में देंगे, वो घर में रहेगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम फिर आएंगे हम आपके बीच। हम 5 बच्चों बुजुर्गों को भी देंगे और किसानों के लिए भी जो एक की फसल करेंगे उनके लिए मनरेगा की योजना चलती है, उसी योजना से मनरेगा के मजदूर उसको मुफ्त में देंगे ताकि किसान के लिए जो लाइए रहे उसे दूसरे के घर में गुजारी हो। ये हमारे जो 5 मुद्दे हैं, यही मुद्दा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ये सबसे पहले करेंगे। उसके बाद जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्ट शासन है, जो लोगों को लूट बना दे रहे हैं, अगर हम चुनाव को लगेगा कि लूट बन हो जाएगा, ये हमारा वादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपने अपने विजन से और सिट्टी की समस्याओं से यहाँ उपस्थित सिट्टी वासियों को अवगत कराया। अब हमारे बीच कुर्साकाटा के वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि व पूर्व प्रमुख श्री सुशील कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वे भी 2 मिनट में सिट्टी के विकास को वे किस नजरिए से देखते हैं, इसे वो कैसा विकास मानते हैं और बिहार के विकास पर वे अपनी क्या राय देना चाहते हैं और प्रखंड के विकास पर वे क्या कहना चाहते हैं, वे अपनी बातों को रखें। माइक आपके सामने में है, बैठ के बोलिए ना। धन्यवाद। मैं प्रभात खबर के टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं आपके अखबार के माध्यम से देख रहा हूं कि विगत कुछ दिनों से हमारे जिला में प्रत्येक विधानसभा ब्लॉक वाइज आपका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं पूरे प्रभात खबर के टीम को और प्रभात खबर के चीफ को सिंह जी को और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा अवसर हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे लोगों को, हमारे जनता को दिया और इस बीच में आकर के हम लोगों से अपना मंतव्य अभिलाष पर जो कार्य हुआ है उसके अपने प्रकाश डालने के लिए हम लोग को अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच आए हुए हमारे जन स्वराज के प्रदीप भाई हैं, राकेश विश्वास जी हैं और हमारे भतीजा जोशी मंडल जी हैं और उपस्थित हमारे सारे लोग उपस्थित हैं हमारे बीच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक स्वागत। भाइयों, अब इनकी बात तो कुछ चल के आई है तो कुछ तो मानना पड़ जाएगा। बात मैं करूंगा देश की आजादी। देश की आजादी हुए 70 साल हुआ है, 75 साल, सॉरी 75 साल हम बोले हमारा देश आजाद हुआ। 75 सालों में मात्र
15 साल का अवसर मिला। वहाँ बाकी 4 साल का हिसाब तो अभी के जिम्मे है जो लोग सवाल उंगली उठा रहे हैं। अगर 15 साल माइनस कर दिया जाए बिहार से, तो फिर आपको विकास नजर खुद आने लगेगा कि कहाँ क्या हुआ। और किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कहीं कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमा देने के बाद सिमसिम हाजिर हो तो हाजिर होगा, सिमसिम उड़ जाओ तो सिमसिम उड़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं, वो प्रक्रिया है। लेकिन आप जब देखेंगे, मनन करेंगे, तो इन 15 सालों में क्या नहीं हुआ। आज आप जहाँ मुंदाराम में है, 15 साल पीछे जाइए सुंदरनाथ की स्थिति क्या, 15 साल पीछे जाइए कुर्साकांडा से सुंदरनाथ आदि की जो आप अपनी सड़कों पर आ रहे हैं, क्या किन स्थिति में आप बता सकते हैं। तो विकास क्रांति छुपा हुआ नहीं है, विकास को पागल हो गया, इतना अधिक विकास हुआ है जिसका कोई जवाब ही नहीं। विकास घूम रहा है। आप आपका नजर, आपकी नजरिया, आपकी सोच को देखना होगा विकास क्या। आप अगर ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे काम अभी अधूरे रहे, लेकिन वो भी काम अगले पंचवर्षीय में पूरा कर दिया जाएगा। जो भी शिकायत है, हमें नहीं लगता है कि अगले पंचवर्षीय में शिकायत रह जाएगी, क्योंकि एक 5 साल का अवसर जब आप 60 सालों में सरकार नहीं कर सकी, उसको 15 सालों में बहुत कुछ हमने करके दिखाया है, हमारी सरकार ने दिखाया है। पूरे बिहार में जो 15 साल में जो बदलाव आए हैं, आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से और आपके रक्षा के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था, सारे कुछ में कितने सुधार हुए हैं। आप इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, कुछ तुलनात्मक बात है ही नहीं, कितना अंतर है। और उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है। इस विकास कार्य को तो सराहना ही होगा। ये बात है कि हम लोग पार्टी अलग अलग है, सब हम लोग भाई हैं। हमारे राकेश भाई हम लोग एक साथ मुखिया भी रह चुके हैं, प्रदीप जी हमारे साथ रहे, प्रदीप जी हमारे साथ ही थे जो अभी हट गए, राकेश भाई भी हमारे साथ थे 2 साल पहले, अभी हट गए हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि राजनीति में सब कुछ चलते रहता है। और लेकिन ये चीज है कि जिसका मतलब जो किया हुआ है, कम से कम उस पर अधिक हमने नहीं उठाना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि फिर बिहार को जल्दी नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब, फिर हम आपके बीच आएंगे। बस कुछ देर के बाद फिर आपके बीच हम आएंगे। नहीं, कुछ सवाल जो लोग थे उसका जवाब है। आप जल्द से जल्द जवाब दे दें। तो अब मेरे राकेश भाई बड़ा शानदार एक प्रश्न किए थे जो हमें अच्छा लगा था कि बाढ़ का क्षेत्र है, सही बात है। लेकिन ये भी है कि बाढ़ जो है तो हमारे यहाँ टिकती नहीं। बाढ़ का जो सरकार का कानून है उसमें 7 दिनों तक आपके घर में लगातार पानी लगा रहा। हमारा कुछ क्षेत्र है जहाँ 7 दिनों तक पानी नहीं रहता, 7 दिनों तक पानी कहीं भी नहीं लगा रहा है। मैं देखा हूँ, इसकी लड़ाई मैं लड़ा हूँ, इस बाढ़ की लड़ाई कभी भी मुकदमा हम पे चल रही है, बाढ़ की लड़ाई। तो मैं इस लड़ाई को लड़ा हूँ जिसमें ये नियम कानून है कि 7 दिन कम से कम घर में पानी होना चाहिए, तब हम बाढ़ का क्षेत्र मानेंगे। नदी की पानी है, बहाव का है, लेकिन इसके आपके नॉलेज में भी होगा, राकेश भाई के भी नॉलेज में होगा कि कोसी मेची योजना जो है जो सरकार पारित कर चुकी है, जिससे कि ये क्षेत्र बाढ़ से पूरे बिहार बाढ़ से जो वंचित हो जाएगा। बिहार में बाढ़ आएगी ही नहीं, लेकिन योजना आने में समय लगेगा। योजना पारित हुआ है, उस काम को पूरा करने में, उस चीज को लाने में तो समय लगता है। स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य का सारा पहले तो कहीं 15 साल पहले तो कहीं कुछ नजर आ नहीं रहा था। बिल्डिंग है, वहाँ नर्स है, एनएम है, डॉक्टर सप्ताह में आते हैं जो हमारी ही हॉस्पिटल, लेकिन दवा सारा उपलब्ध, सारी दवा उपलब्ध है और प्रक्रिया है। लोग डायरेक्ट अब कहेगा कोई यहाँ की एम्स आएगा तो आएगा नहीं, आप यहाँ के डॉक्टर से दिखाएंगे ठीक नहीं होगा, वो आपको रेफर करेगा कुर्साकांडा अस्पताल, कुर्साकांडा वाला आपको सदर अस्पताल अररिया, चाहे आप स्थिति देखिए अररिया अस्पताल की जहाँ CT स्कैन और सारी व्यवस्था
आपके जांच की व्यवस्था सब कुछ क्या नहीं है आपके अररिया में? 15 साल पहले अररिया में तो कुत्ता रुकता था अररिया को हॉस्पिटल में, जो जिला अस्पताल है। अभी आप जिला अस्पताल की स्थिति देखिए, 230 रुपया में आपका सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सारी जांच है। अब यहाँ भी आएगा वो चीज, लेकिन समय लगेगा। अभी तो जिला बना है, फिर जो है हमारा ब्लॉक बनेगा, फिर हमारे पंचायत में आएंगे स्वास्थ्य व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत प्रमुख साहब, आपने विकास बताए, आपने बताया कि कैसे विकास, बस अब फिर वो आपको फिर आपको मौका देंगे। अभी आप मौका सुनवाई का है, आपको जो फिर आपको आप में देना भाई। एक बात है, सभी लोगों को जो ही चीज कोई देनी हो हमको देंगे। थोड़ा सा संक्षेप में, संक्षेप में संक्षेप में फिर आप बताएंगे। आपने विकास पर बताया, उन्होंने विकास पर सवाल उठाए थे, आपने बताया विकास के बारे में, फिर हम आपके बीच में आएंगे। अब हमारे बीच अगले नेता के रूप में पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी के प्रतिनिधि श्री जोशी कुमार मंडल जी मौजूद हैं। वे अपने नजरिए से बताएंगे कि सिक्की का विकास किस रूप में हुआ है और उन्हें क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसा विकास करेंगे। अब दो कम से कम शब्दों में कृपया अपनी बातों को रखेंगे, फिर हम जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर के ई ब्यूरो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम हमारे लोग टीवी पे ही देखते। ये पहली बार है कि हम लोगों के बीच में प्रभात खबर की ओर से चौपाल कार्यक्रम रखा गया है, तो इसके लिए मैं प्रभात खबर की को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हमारे चाचा श्री सुशील कुमार सिंह जी और हमारे आरजेडी के संबंधित प्रत्याशी चाचा श्री राकेश विश्वास जी एवं जन स्वराज पार्टी के हमारे प्रदीप चाचा जी एवं सिक्की गांव से आए हुए आप तमाम सभी पार्टियों का जनता जनार्दन का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, विकास की बात हो रही है तो हमारे चाचा जी जैसे बोले कि विकास दिखता है, रियल में दिखता है। आज जो हमारे एनडीए सरकार ने विकास किया है, 2005 से पहले बिहार का जो जीडीपी रेट था वो 2.9 था, 2.9 से भी कम था। लेकिन आज जो 2024-25 का जीडीपी रेट है बिहार का, वो 8.76 लाख करोड़ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अभी के समय में और अभी के समय में। और रही बात सिक्की विधानसभा के विकास के बारे में, जहां तक मुझे पता है, मैं जब 2015 में पहली बार मैं सिक्की भ्रमण करने गया था तो हम लोगों को सिक्की बिल्कुल जीरो से मिला। मतलब सिक्की में रोड ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी कुछ नहीं था, क्योंकि किसी भी कस्बे का डेवलपमेंट, उसका विकास उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, उसकी यातायात पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला काम हमारे पिताजी ने यातायात को सुधारने का काम किया। मैं मानता हूँ कुछ जगह बचा हुआ है, बहुत चंद जगह बचा हुआ है। ये मैं और जितना भी रोड बना है हमारे सिक्की विधानसभा में, मेरे ख्याल से 350 प्लस रोड बना है और 150 पुल पुलिया बना है। ये सच में बना है, पेपर में नहीं बना है, ये रियल में बना है। और ये है एनडीए सरकार। केवल ये सिक्की विधानसभा में इतना विकास हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे देश में
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लंका बचाने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। आज जो दुनिया जान रही है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारे भारत देश को आज जो पूरे विश्व में डंका बज रही है वो हमारे एनडीए सरकार की वजह से बज रही है। और विकास की बात रही है हमारे अररिया जिला में वंदे भारत जो एक अहम 150 की स्पीड से चलने वाला रेल है वो हम लोग को मिल गया है अभी अररिया जिला में हमारे सांसद जी की ओर से। आप जो ऐसे उठ के जाइएगा तो क्या लिखिएगा? कौन क्या बोला सब लिखे एज इट इज चाहिए हमको, अपने मन से नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 15 तारीख को पूर्णिया। अभी कुछ देर के लिए मोबाइल को बंद कर लीजिए, कहीं नहीं जाइएगा जब तक कार्यक्रम उसका भी शुभारंभ करेंगे, साथ साथ वंदे भारत को भी हम लोग को सौंपे। अब ये विकास नहीं है तो विकास क्या है? हर जगह ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट हो गया, हर एक गांव हमारे विधानसभा में खासकर हर एक गांव रोड कनेक्टिविटी के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है। हमारा सिटी विधानसभा, आप कहीं बाहर जाइएगा तो सिटी विधानसभा का 1 नंबर पे नाम आता है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, रोड के मामले में। हमारे 10 साल के कार्यकाल में जो हमारे पिताजी ने काम किया है वो धरातल पर उतारने का काम किया है, पेन पेपर वाला काम नहीं है, बिल्कुल धरातल पे उतारा है। और हमारी चर्चा जैसे बताएगी पुल के बारे में, मेदिनीपुर में पुल टूटा हुआ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पुल हम लोग लिख के दे देंगे और वहां से तुरंत सेंशन करके काम चालू नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है। हम लोगों ने हम अपना प्रक्रिया जो हमें जिसलिए हमें जनता चूज की है, हमें वोट की है, उसको हमने पूरा किया है। और हम लोगों ने उस पुल को प्रोसेस में है, वो जल्द से जल्द बन जाएगा क्योंकि उसी रोड से हमारा भी आगमन है। अगर वो पुल, क्योंकि वो पुल भी मेरे ख्याल से 1995 या 2000 के ईस्वी में हमारे पिताजी के ही बनाया हुआ पुल है, तो इतना पुराना पुल है। और ट्रांसपोर्टेशन आप जान रहे हैं कि काफी भारी वाहन चलता है हम लोग के एरिया में, तो इस वजह से अब ध्वस्त हो गई तो बनना तो चाहिए। हम लोगों ने काम किया है और यकीनन हम लोग ये सारा काम धरातल पे उतारेंगे। जो शेष काम बचा हुआ है वो भी धरातल पर उतार दी जाएगी। आज जो है तीरा घाट पे 64 लाख करोड़ का पुल का शिलान्यास 20 तारीख के अंदर हो जाएगा। और ये पुल हमारे दोनों प्रखंड के लिए एक सौगात का काम करेगी, क्योंकि हमारे सिटी विधानसभा के ग्रामीण प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण नदी किनारे जितने भी लोग बसे हुए हैं, कीरा कालवा साइड से, ठेंगापुर पंचायत से, उन लोगों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट कोसाकाटा से हो जाएगी और इससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी। और जैसे ही व्यापार में वृद्धि होगी, विकास, जीडीपी इसी से बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने सिक्किम में किए गए विकास कार्यों से उपस्थित सिक्किम वासियों को अवगत कराया। अब आप सभी लोगों ने अपने प्रतिनिधि को भी सुना और आपके प्रतिनिधित्व के उत्सुक लोगों को भी सुना। अब मैं आप जनता के बीच जाऊंगा और आपका सवाल होगा, आपका एक सवाल और उसका जवाब यहां उपस्थित कोई भी जनप्रतिनिधि जिनसे आपका सवाल होगा वो उसका जवाब देंगे। तो मैं सबसे पहले पीछे की ओर जाता हूं। क्या नाम है आपका? जी, गौरव कुमार सिंह। आपका सवाल किनसे है? आरजेडी वालों से। आरजेडी में, ठीक, बोलिए क्या सवाल है? जैसे कि हमारे पैतृक, हमारे पूर्वज
वो कहते आ रहे हैं कि जब भी राजद का सरकार रहा या फिर राजद की जो समय रही वो गुंडा राज रहा। हम लोगों को पलायन के साथ साथ हम लोगों को बहुत ऐसा प्रताड़ना सहना पड़ा कि हमारे बहनें उस समय अशिक्षित रही। हमारे बहनें रात की समय बहन तो बहन हमारे भाई जो हमारे जो पढ़ने के लिए जाया करते थे, काम करने के लिए जाया करते थे, वो साथ में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। हमारे घर की जो मातृशक्ति है वो कलेजा फिरते रहती थी कि मेरा घर का परिवार बाहर कमाने के लिए गया है, वो सुरक्षित घर तक आ पाएगा कि नहीं। उनके हम सामान के बारे में नहीं कह रहे, उनकी जान के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि पैसा तो उस समय भी लोग कमाता था, लेकिन पैसा सुरक्षित और सामान सुरक्षित और जिंदगी सुरक्षित आ जाए, ये राजद वालों की डर अभी तक लगी हुई है हम लोगों की जहन में। क्योंकि ये बातें हमारे पूर्वज बताए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ये बातें बताए। संक्षेप में तो अभी क्या अगर राजद को हमारे युवा बार बार राजद परिवार कहते आ रहा है कि युवा को एकत्रित करो, युवा को जागृत करो, क्या युवा अभी इस सोच से क्या जागृत हो पाएगी कि जो जंगल राज राजद परिवार का था वो अभी नहीं हो सकता है? राकेश जी, सवाल आपसे, जवाब दे, माइक आपके सामने है। जरूर जवाब है मेरे पास। ये जो 25 साल पहले की बात जो उन्होंने आप हम सबों के बीच रखा है, 25 साल पहले की बात को रखा है जिस तरह से कि औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी या गुंडा राज था। गौरव का फोटो ले लीजिएगा, सिंगल फोटो। कि नाम भी राज्य को गुंडा राज कहा जा रहा है, उस समय जितना गुंडागर्दी हुई थी, आज हमारे नेता यादव जी ने भरे विधानसभा सत्र चलते हुए उन्होंने अपना विधानसभा सत्र को बताया कि जिस समय जंगल राज कहा जाता था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल को, उस समय जितना गुंडागर्दी हुआ उससे 4 गुना ज्यादा गुंडागर्दी अभी तक है। उस समय के गुंडागर्दी से आज के गुंडागर्दी में 4 गुना इजाफा हुआ है। ये एकदम बिल्कुल सबूत के साथ हमारे नेता ने दिखाया। और दूसरी बात ये है कि अभी के वर्तमान समय में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने घोषणा किया है कि डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू किया जाएगा, यानी बिहार के छात्रों को बिहार में ही छात्रों को यहाँ नौकरी दी जाएगी, दूसरे राज्य के छात्रों को नौकरी नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आज नीतीश कुमार जी ने तो डोमिसाइल नीति को तोड़कर यूपी से। फिर मैं आपके बीच आऊंगा राकेश जी, फिर मैं आपके बीच आऊंगा। फिर जनता का अगला सवाल, हाथ उठाए जी। आपका नाम? अजीत कुमार झा। बताएं आपका सवाल क्या और किनसे सवाल है? जी मेरा सवाल है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे चाचा श्री राकेश विश्वास जी से, जनसुराज वाले से क्या सवाल पड़े, अभी तो सरकार में भी नहीं आए हैं, वो तो पैसा किशोर है, प्रशांत किशोर के पार्टी के हैं। ये भी सवाल हुआ, इसका भी उनको जवाब देना होगा। आप किसी पर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, बात हो रही थी पुल पुलियों और सड़क की, तो सिट्टी विधानसभा में सड़कों पर जाल बिछ गया है। और हम लोग जब छोटे थे, जब आते थे कहीं गड्ढे में सड़क में गड्ढे, ये पता नहीं चलता था। लेकिन आज जगह जगहों पर पुल पुलियों और सड़कों का निर्माण हुआ है, कहते युद्ध स्तर पर कार्य हुआ है। ये हम लोग बिल्कुल इनको सही तरीके से आकलन भी कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। हम सवाल पर जाएंगे। सवाल आपका अजीत जी। जी बिल्कुल, मेरा ही सवाल है। सवाल ये है कि पहले बिहार का बजट क्या होता था? 2005 से पहले 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। लेकिन अभी हमारे सम्राट चौधरी जी, जो हमारे वित्त मंत्री भी है बिहार के, उन्होंने 3,17,000 करोड़ रुपये बिहार विधानसभा में अपना बजट पेश किए हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के निर्माण पर राशि खर्च की गई, यह जाना है। और दूसरी बात है, जो आरोप लगा रहे थे, यहाँ हमारे कुछ साथी मैं सुन रहा था कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में विकास का कार्य के साथ साथ सामाजिक। सवाल आपका नहीं, सवाल आप सवाल पूछे जल्दी। अच्छा जी, मेरा ये सवाल है कि अभी बता रहे थे हमारे चाचा जी कि फलाना जगह ये हुआ, तो तेजस्वी जी
क्या क्या कार्य किए हैं। वो बात करते हैं 2500 रुपये माई बहन योजना की, ये पैसा कहां से लाएंगे? अभी आपका बजट ही 3,17,000 करोड़ रुपये का है, जबकि 4 करोड़ महिलाओं को कम से कम दिया जाना है। ठीक ठीक, धन्यवाद राकेश जी। वो 2500 रुपया तेजस्वी जी कहां से लाएंगे जिसका वे आश्वासन दे रहे हैं? जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 साल का 17 महीने का जो सरकार संभाला था, उस समय जब वो नौकरी देने की युवाओं को बात किए थे, तो ये सवाल हमारे विपक्षी ने दागा था कि कहां से पैसा लाएंगे, इतने युवाओं को कहां से नौकरी देंगे। आज देख लीजिए 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, पैसा कहां से आ रहा है? आप सोचिए, पैसा उनको जमा देने के लिए कहां से आ रहा है? और 3 लाख युवा जो एकदम बिल्कुल ये है उसको प्रगतिशील नौकरी देने के लिए है, वो पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी जी ने सारा खाका तैयार करके रखा है। आज तेजस्वी यादव जी को कह रहे हैं कि 2500 रुपया आप कहां से दीजिएगा? आप 10,000 रुपया जो भी घोषणा किए हैं तेजस्वी यादव जी कहां से लगेगा? इस बात की चिंता मत कीजिए कि 2500 रुपया कहां से आएगा। तेजस्वी यादव जी यदि जिस दिन गद्दी पर आ गए, आप लोगों का आशीर्वाद उसको मिल गया, तो एक नया बिहार दिखेगा, एक नया बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अगला सवाल किनका है? क्या नाम हुआ आपका? विपिन यादव। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल भाजपा से है। भाजपा में किससे? माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जोशी जी से है। मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि तेरा घाट में पुल का उद्घाटन होगा, तो पहले जनता जानना चाहती है कि पड़रिया में जो पुल बन रहा है वो कब तक उसका उद्घाटन आप करेंगे? और पुल किया क्या वो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुआ? उनमें किन लोगों की संलिप्तता थी ये उजागर हुई? उस ठेकेदार पर केस हुआ क्योंकि वो पब्लिक का शुद्ध पैसा से पुल पुलिया बनता है, ये उजागर आपके विधानसभा में वो पुल बन रहा था। तो अभी तक पब्लिक को यह जानकारी क्यों नहीं हुई कि वो पुल जिस ठेकेदार ने बनाया वो ब्लैक लिस्टेड हुआ कि नहीं, उस पर FIR हुआ कि नहीं, उस पर जिन लोगों का संलिप्तता था वो उजागर हुआ कि नहीं? पहले उस पुल का उद्घाटन कीजिए, फिर आप तिराट में पुल का शिलान्यास कीजिएगा। ठीक है जोशी जी, तरड़िया पुल के बारे में पुल ध्वस्त हुआ है, उस पर इनका यह सवाल है कि उस पुल के संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई हुई कि नहीं, प्राथमिकी दर्ज हुआ कि नहीं, ब्लैक लिस्टेड हुआ कि नहीं, बताया जाए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा उस पुल के बारे में कि देखिए, पुल उद्घाटन से पहले गिरा है, यकीनन हमारे विधानसभा से एक गुलाबी कुर्ता बना ली, और वो पुल गिरने के बाद मैं आपको सवाल पूछे ये बताना चाहता हूँ कि उनपे FIR हुई है। भी सवाल फोटो लेने फोटो ले और कोर्ट में जब कोई केस चलता है, या तो ठेकेदार उसको पुल बना के देगा, या तो पुल के पूरे पैसे ठेकेदार सरकार को देगी। ये कानून है, नियम। मेरा सवाल ये था कि वो चलिए, हुआ कि नहीं? ब्लैक लिस्टेड देखिए, जब तैयार क्यों नहीं हुआ, उसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, फिर दूसरा पुल का आप शिलान्यास? देखिए, वो पुल जब न्यायालय में अगर मामला चल रहा है, तो न्यायालय का जब तक आदेश नहीं आएगा, तो वहाँ पे कैसे आप अपना वर्क ऑर्डर निकाल दीजिएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सवाल की ओर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप कुमार है। सवाल एक ही कीजिएगा, छोटा सवाल। और आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल दोनों ही व्यक्ति से है, सुशील आई से भी और जोशी जी से भी। ठीक, बोलिए। आपको मुझे समझता हूँ। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। मेरा ये कहना है कि अभी अपने वक्तव्य में बड़े भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पे विकास पागल हो गया है, इतनी द्रुत गति में विकास हुआ कि विकास यहाँ पे पागल हो गया है। तो आप लोगों को इस बात का इल्म भी होगा, जानकारी भी होगा कि कुछ ऐसे भी विकास हुए हैं जिसकी कार्य योजना की अवधि समाप्त हो गई है और वो कार्य अभी तक अधूरा है। जैसे कई कार्य हैं आपके, मैं आपको गिना दूं। एक सवाल, बस एक ही सवाल मैं बता रहा हूं आपको। एक ऐसा पुल है, आपको एक ये योजना है जो उड़लाहा से लेकर के बिलातीवाड़ी चौक तक वो 25 किलोमीटर की सड़क बननी थी, और उसमें एक पुलिया भी आती है बिलातीवाड़ी से सिट्टी,
और एक उसमें पुलिया भी है जो कालू चौक से आगे एक ही टोला बोलते हैं वहां पे है। वो अब 2022 में ही उसका कार्य पूर्ण हो जाना था, मई 2022 में ही। ये सारी योजना अब तक क्यों लंबित है और वो कार्य अधूरा क्यों है? इसकी अगर ये विकास सही में पागल हो गया है तो ये अब तक इस तरह से का पागलपन क्यों है? जोशी जी सवाल आपसे। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि वो जो दुनिया बचा हुआ आधा अधूरा में जोड़ा गया है, मैं भी वो एरिया गया हूँ और ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। यकीनन 1 से 2 महीने के अंदर इस चुनाव से पहले ही पुलिया चालू हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा, पुलिया नहीं चालू होगा, काम पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। अगला सवाल बोल रहे हैं यादव। आपका सवाल किन से है और क्या है? बीजेपी नेता ज्योति कुमार से। बोलिए। कुआरी हटिया पर जाने के लिए 5 तरफ से 5 सड़क आती है, एक गरिया रोड से, एक ठाकुर टोला से, 2 मार्केट से और एक बगल से। अगर विकास हुआ है तो कुआरी हटिया पर जाने का रास्ता को एक बार जाके देख लीजिए, किसका नाम विकास है? जो एक ठेपना कीचड़ नाम करके उस हटिया पर लोगों ने जाता है, तब यही विकास है। यही ज्योति जी से कहना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं विकास? कुआरी हाट जाने वाली सड़क अतिक्रमण या छोटी है, उसका निर्माण नहीं हो रहा है, उसके निर्माण को लेकर जोशी जी बताएं। देखिए 10 साल में जितना काम हुआ है, यकीनन हम लोग चुंकी बजा के जादू नहीं करते कि एक ही बार में तुरंत सब रोड बन जाए। वो जो भी है हमारे जो कि कुआरी मार्केट से सीधे हटिया होते हुए जाती है, वो सैनिक रोड में मिलती है। क्या मैंने सही कहा ना? तो वो रोड का जो है काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदार उसका काम कर रहा है। जो कि अभी सिटिया वाला रोड में लगा हुआ है, वही ठेकेदार का काम वहाँ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो काम जैसे ही यहाँ सिटिया वाला खत्म होगा तो वो वही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। आपका सवाल किनसे है? मैं जनता स्वराज पार्टी का जिला सचिव हूँ और मेरा सवाल विपक्ष में क्या रखा है, सत्ता पक्ष से है, जिससे कि जिन्होंने 20 साल हमारे राज्य को आप सवाल करें, आप सवाल करें, आप सवाल। मुख्य सवाल तो यहाँ लोग पुल पुलिया का बहुत किए, मेरा पुल पुलिया के संबंधित नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने महादलितों के लिए 3 डिसमिल ऐलान किया था, क्या वो मिला? ब्लॉक में भ्रष्टाचार जो चल रहा है मोटेशन के नाम पे, परिमार्जन के नाम पे, जाति आय निवास के नाम पे, पंचायतों में इंदिरा आवास की लूट रही है, उस पर वो जवाब दे। धन्यवाद जोशी जी। इनका सवाल है कि महादलितों के बीच 3 डिसमिल निःशुल्क जमीन मिलनी थी, उस पर क्या हुआ? और प्रखंड में भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या कार्रवाई हो रही है? मैं इससे ये कहना चाहूंगा, जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, देखिए भ्रष्टाचार के बारे में बोलते तो सब है, लेकिन लिखित में कोई नहीं देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप लिखित में लीजिए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो भ्रष्टाचार को सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, अगर आपका भ्रष्टाचार का शिकायत है तो आपको लिखित देना होगा, आपको शिकायत करनी होगी जी। आप शिकायत कीजिए। ये कानून है। अजीत आप बैठ जाइए। आपका नाम? नाम बताइए। नाम क्या सवाल है आपका? शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें पढ़ाई नहीं होता, टीचर है लेकिन पढ़ाई के बारे में नहीं होता। ठीक। धन्यवाद, बैठ जाइए। प्रमुख साहब, इनका सवाल आपसे है कि प्रखंड में जो विद्यालय है उनमें पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक समय नहीं देते हैं, और उन पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? उनकी आप क्यों नहीं जांच करते हैं?
शिक्षक का जहाँ तक बात है नई स्कूल आने का, तो मैं बता दूं कि सारे शिक्षक का जो आज भी है, जो अटेंडेंस है स्कूल में, पहले तो डिजिटल है। अगर वो टाइम से 9 बजे अगर नहीं पहुंचेंगे 10 बजे, तो उनका ऑटोमेटिक उनका हाजिरी नहीं बनेगा, उनकी हाजिरी नहीं बनेगी। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, जो लोग बिना तनख्वाह के नहीं आते होंगे तो उनकी हाजिरी जो है वो डिजिटल है। अब तो ये बात रह नहीं गई है कि वो मास्टर चाहेंगे कि नहीं आए और तनख्वाह लेने, वो ऐसी कोई बात नहीं है। डिजिटल हाजिरी है, उनको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो अवैतनिक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब। चंद्रदेव पासवान जी, आपका सवाल। हमारा सवाल माननीय प्रमुख साहब से है। क्या सवाल है? हमारे प्रमुख साहब जो हैं, हम एक जानना चाहते हैं कि उनके पंचायत समिति फंड से हमारे शंकरपुर पासवान टोल से डोम सड़क पर जो रोड बनी है, 6 महीना भी नहीं हुआ, इतना गिट्टी उखड़ गया है कि चलना मुश्किल हो गया है। और इनकी शिकायत हम प्रखंड जो ये है पंचायती राज पदाधिकारी, उनको भी हमने कहा, वो डायरी में लिखे, लेकिन अभी तक उनका जांच पड़ताल वो नहीं कर पाए। इसलिए हम प्रमुख साहब से जानना चाहते हैं कि ऐसा जो है पंचायत समिति सदस्य के द्वारा जो यह योजना चलाया गया, तो फिर लूट खसोट करके रोड घटिया रोड क्यों बनाया गया? बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब। आपके पंचायत समिति निधि से एक सड़क का निर्माण हुआ, कौन सा सड़क बोले? शंकरपुर पासवान टोल से डोम सड़क तक, और पंचायत समिति फंड से बना है वो। शंकरपुर पंचायत से डोम सड़क तक। ऐसी कोई सड़क नहीं हमारे फंड से बनी है, वो मनरेगा से बना होगा। प्रमुख साहब का कहना है कि ऐसी कोई भी सड़क उनके फंड से नहीं बनी है, हो सकता है मनरेगा से निर्माण नहीं हो। सर, मनरेगा से अलग बना है, और उनका पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कासिम जी ने बनाया है। वहाँ बोर्ड पंचायत समिति की लगी हुई है। जी जी जी, कासिम मोहम्मद कासिम बनाया होगा जी, कासिम बनाया होगा, वो मनरेगा फंड से बनाया होगा। जब हमने ये योजना हम सेंक्शन करते हैं, हमें पता है कि कासिम को मात्र एक ढलाई रोड दिया गया है जो सिजवा में है। सारा बाकी कहीं भी कासिम को ढलाई की योजना मिला ही नहीं। 1 मिनट सुना लो प्रमुख साहब। जब अम्बेडकर अभियान चल रहा था, वहाँ सारा पदाधिकारी मनरेगा का भी गए हुए थे, उनको भी हमने दिखाया। तो मनरेगा सचिव को बुला करके नारायण यादव को पूछा गया, तो कहा कि ये मनरेगा से बना है सर, और ये पंचायत समिति के द्वारा बना गया है। तो हम लोग चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब, पता करवा लीजिए। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक ही रोड दिया हूँ, तो कासिम जी को भ्रष्टाचार अब और 2-3 सवाल आएंगे, जिनसे सवाल हो चुका है उससे दोबारा नहीं होगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम हुआ महेश शाह। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल इंडी गठबंधन और जनसभा दोनों के नेताओं से है कि आप लोग जो ये जनता को अभी से ठगने का काम कर रहे हैं, टोला मोहल्ला में कैंप लगाकर, जो हमें जन स्वराज वाला कहता है 20-20 हजार रुपया पारिवारिक लाभ मिलेगा, और ये कहता है कि माँ बहन का। अरे जब इतना ही तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए आप लोग चुनाव तक। अभी जो आप लोग बहाना लगा के ठगने का काम कर रहे हैं, आप गारंटी लीजिएगा कि आप चुनाव जीत रहे हैं। इस विकास में नीतीश कुमार विकास पुरुष है, इसके सामने आप लोग ये गाँव में घुल के ठगने का काम क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद। हम चाहेंगे सबसे पहले प्रदीप जी का जवाब दे कि एक सवाल आ रहा है कि आपके द्वारा लोगों के बीच एक प्रपत्र भराया जा रहा है जिसमें 20-20 हजार देने की घोषणा की जा रही है। जी जी, आपने सही सुना कि हर गरीब परिवार को हम लोगों ने एक दुकान दिखा रहे हैं, एक पारिवारिक लाभ गारंटी कार्ड है कि अगर हमारी सरकार बनी, हम और सरकार की तरह नहीं है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। जब स्वराज आएंगे तो वो गारंटी कार्ड अपने हाथ में रख लो, जो मैंने कहा कि कम से कम हर गरीब परिवार को उसमें एक लिंक नंबर है, आज ही आप डिजिटल डालो और लिख लो, तो उसमें जो है हमारा लिंक नंबर होगा, और कल हमारी सरकार होगी, यही तुम्हें अभी पहुंचा होगी, आपका कोई भी जरूरत नहीं करेगा, सुपर फंड से करवा दोगे, ये लिंक नंबर है, उस नंबर से तुमको लाभ मिलेगा। इसलिए वो गारंटी कार्ड है, ये गारंटी कार्ड कहीं दिखा लो, मुझे कोई भाई नहीं है। चलिए प्रदीप जी, सवाल का जवाब ने दिया। वही सवाल राकेश जी से भी था कि ऐसा कोई प्रपत्र आप लोग बढ़ा रहे हैं क्या, जो जवाब यहाँ से आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? कथनी और करनी में जो अंतर रखता है वो ठग रहा है। इसका कथनी और करनी है वो ठग नहीं है, एकदम ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। जो कर रहे हैं
उसका अनकट्टी उस माता बहन को दे रहे हैं। सेम नंबर वो कभी भी नेट पर जब चेक करेगी कुछ दिन के बाद तो उनका आवेदन दिखेगा कि हमने रजिस्ट्रेशन आवेदन फॉर्म भरा है माई बहन सम्मान योजना के तहत। और जैसे ही सरकार बनेगी, अगर तेजस्वी जी की आशीर्वाद जनताओं का प्राप्त हो गया, उनका सरकार बन गया, शपथ ग्रहण जिस दिन हो गया उसी महीने से हर महिलाओं के खाते में, रजिस्टर्ड महिलाओं के खाते में 2500 रुपया कब होगा जब यह कथनी और करनी में अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौधरी। आपका सवाल क्या है, किनसे है? मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है। सवाल ये है कि यह सिकटी विधानसभा बाढ़ प्रभावित इलाका है, जिससे हम सभी अवगत हैं, और जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो बकरा नदी है, एक ही नदी की हम बात अगर करते हैं तो यहाँ पर इतने घर इस नदी के कटान से विस्थापित हुए परिवारों के आज तक सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कई गांव इसके कटाव से मुख्य जो सुख सुविधा है उससे वंचित रह जाते हैं। इनकी सुख सुविधा के, इनकी देखरेख, इनकी निगरानी, इनका खोज करने वाला आज तक कोई इसके दरवाजे तक नहीं पहुंचता है। रात रात भर जग करके लोग रहते हैं। आप सवाल करें। तैयारी क्या है हमारे? जो खुशी की बात तो ये है कि सौभाग्य से अभी हमारे जो सत्ता पक्ष में हमारे मंत्री महोदय हैं वो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा उनके लिए उनके पास क्या तैयारी है जिससे इस इलाके के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जो परेशानियां हो रही है उनसे समूह को बचाया जा सके? मैं आपको बता दूं, अभी जब हमारे नेता लोग बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई थी, कोसी मेची नदी जोड़ योजना। नहीं तो क्या चाहिए ना, कोसी नदी मेची तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। उसका टेंडर बनेगा, काम चालू होगा, कई वर्ष लगेंगे। मैं इतना नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो अभी तत्काल प्रॉब्लम है, जो समस्या, जो परेशानी है, एक परिवार, ये गांव में ऐसा परिवार है जो 5 साल से किसी स्कूल में आ रहा है, उसको आज तक कोई खबर पूछने नहीं गया है कि आपका घर टूट गया, आपका घर बह गया, आपके बीवी बाल बच्चे कैसे रह रहे हैं। जोशी जी, सवाल आपसे, आपकी तत्काल व्यवस्था क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राकृतिक के आगे हम किसी का भी नहीं चलता है। तो जैसा कि आपने कहा कि हर साल बाढ़ आती है, यकीनन हमारे यहाँ बकरा और नूना नदी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने कोसी मेची परियोजना लाई है, जिसका की इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, उसका काम चालू है। आप फॉरेस्टगंज से पूर्व जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कोसी मेची परियोजना का काम चालू है। वो कार्य जैसे ही पूर्ण रूप से धरातल पर उतर जाएगी तो हम सबों को इस बाढ़ की समस्या से यकीनन निजात मिल जाएगी। चलिए, अब आखिरी सवाल की तरफ हम लोग हैं। आपका नाम? संतोष कुमार गुप्ता। आपका सवाल क्या और किनसे है? सबसे पहले तो मैं मीडिया के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए प्रभात खबर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जो सवाल करने जा रहा हूं तो वो मतलब सभी दल के नेता से है। मेरा ये सवाल है कि ये जो भारत देश है वो छोटा सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1.5 अरब है, 1 अरब 50 करोड़ के करीब। आप 30-40 साल से एक नारा देख के आए हैं। हम स्कूल में लिखा हुआ देखे हैं कि हम दो हमारे दो, हॉस्पिटल में लिखा हुआ देखे हैं कि हम दो हमारे दो। हर जगह आप देखिएगा तो एक कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार अभी 65 साल आज की, उसके बाद 15 साल से भाजपा की सरकार आज के लिए, तो ये नारा हर जगह लिखा रहता है, हम दो हमारे दो। तो एक घर में अगर कोई पिता है, एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उसका भरण पोषण अच्छा से करता है, अच्छा विकास होता है। आपका इतना बड़ा देश है, 1.5 अरब की आबादी है, तो अभी भी जो विकास हो रही है, विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं है। इतना बड़ा संख्या होने के बाद भी विकास में कमी नहीं है। बट ये जो हमारा नारा है, हम सभी दल के नेता से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप विधानसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, तो ये सवाल जो आप हर जगह लिखवाते हैं कि हम दो हमारे दो, इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं उठाते हैं और इस पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि हम दो हमारे दो? क्योंकि जनसंख्या अगर कम होगा तो विकास की गति, विकास का रफ्तार तेज होगा। मैं विदेश गया हूँ, 4-5 विदेश का मैं भ्रमण किया हूँ। आप देखिएगा वहां का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जनसंख्या बहुत कम है, और वहां की जो विकास की गति है इतनी तेज है, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से परे। चलिए, धन्यवाद। ये सवाल आप सभी से है कि जनसंख्या नियंत्रण पर आपकी अगली क्या कार्रवाई होगी? जोशी जी, आप ही बता दें।
और कोई एक सवाल, कोई बताए, किसी का एक सवाल, अंतिम सवाल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश काफी विशाल और विकसित देश, साल के 12 महीना 30,000 यकीनन 4 करोड़ महिला होते हैं। हाँ देखो, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना हम पूछा था तो हम लोग चाइना को भाग ले तो ओवरटेक कर माध्यम से रोजगार तो हम एक आदमी एक ही सवाल, एक आदमी एक ही सवाल। आप अपना जवाब दे, आप अपना जवाब दे। कानून होना चाहिए और हमारी सरकार, एनडीए सरकार इसमें हमेशा कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून इम्प्लीमेंटेशन हो और धरातल पर हो। धन्यवाद। आपका सवाल? सवाल आरजेडी वाले से है। आरजेडी वाले से यह सवाल है कि लालू यादव बने तो नौकरी के बदले जो है भूमि दिया गया और चारा घोटाला लालू यादव के समय में हुआ, तेजस्वी यादव के समय में नौकरी के बदले भूमि देने का काम की, लेने का काम किया और तेजस्वी यादव के पास कोई बिजनेस नहीं है, उतना पैसा लाता कहां से? जब तक घोटाला करता नहीं है तो पैसा लाता कहां से? राकेश जी आप देख ले इसका कैसे जवाब देंगे आप अपने नजरिए से। और जब भी आरजेडी के सरकार बनती है तो कभी यादव के लिए क्या कहता है, चरहा विद्यालय बनाता है और नीतीश कुमार की सरकार बनी, हर जगह में हाई स्कूल बनाए, हर पंचायत में। चलिए आप पहले अपने सवाल का जवाब लीजिए। बिल्कुल इसका जवाब सीधा साधा है कि कोर्ट ने अभी तक कोई पर ऐसा सिद्ध नहीं किया है घोटालाबाज लोग। कोर्ट ने ऐसा कोई अभी तक नहीं किया। ये गया बेल हुआ, लोग भी जाते हैं और बेल होता है। ये अंतिम सवाल है। आप भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं जिन पर कई घोटालों के उसमें केस पड़े हैं। कोयला घोटाला जिसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला जो बहुत बड़ा एक सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडरों के ऊपर हुआ है। और ऐसे घोटाला और चल रहा और इतना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भी सरकार है और अगर कोई इधर के विपक्षी नेता अगर कुछ करते हैं तो उस पर ईडी जांच होता है, उस पर जीएसटी जांच होता है, उन पर इनकम टैक्स की छापा पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर के यहाँ तो छापा पड़े। एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर के घर पर ईडी का जांच हो जाए, इनकम टैक्स का जांच हो जाए, जीएसटी का जांच हो जाए तो हमको लगता है उनसे बड़ा घोटाला कोई नहीं हुआ। मेरा नाम संजय कुमार दास हुआ। क्या सवाल है, किन से है? सवाल मेरा आरजेडी वालों से है। एक सवाल जल्द करें। सवाल मेरा यही है कि तेजस्वी जी बिहार के मुसलमानों के साथ अगर कुछ होता है तो कहता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर हिंदू के साथ होता है तो उनको क्यों नहीं कहता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे? धर्म के नाम पर सवाल है, राकेश जी जल्द जवाब दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, धर्म का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग और तेजस्वी यादव जी एक की पार्टी उन्होंने घोषणा किया है कि मेरा पार्टी अल्पसंख्यकों से लेकर दलित महादलित अति पिछड़ा सभी वर्ग जातियों की पार्टी है। सभी की चिंता समाज में अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों की चिंता करने वाली पार्टी है तो वो तेजस्वी जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। को केवल भाजपा वाले किया करते हैं, मस्जिद इन सब बातों की चर्चा उनके द्वारा होता है। ये तेजस्वी यादव जी के द्वारा A to Z की चिंता किया जाता है। धन्यवाद राकेश जी, बैठ जाए। अब आप लोगों ने आप शांत हो जाएं, आप सभी शांत हो जाएं, आप सभी शांत हो जाएं। अब मेरा अब स्थिति स्पष्ट है, आपके सवाल आए और आपके जिम्मेदार प्रतिनिधित्व करने वाले या प्रतिनिधित्व करने का उम्मीद जताने वाले ने जवाब दिया। अब मैं आप सभी को, राजकिशोर जी कृपया शांत हो जाए। अब मैं आप लोगों को अपने 5 विजन से, जो आपकी 5 विजन है कि आपके आने के बाद आप सिट्टी विधानसभा में
उन 5 विजनों पर, यानी वो उन 5 प्रमुख मुद्दों पर कैसे काम करेंगे, आपके वो 5 प्रमुख विजन क्या है, आप इससे जनता को रूबरू कराएं कि आपको जनता क्यों मौका दे। जन स्वराज से हमारे बीच प्रदीप जी हैं, आप पहले जवाब दें। अच्छा चलिए राकेश जी, आप ही पहले बता दें आपके वो 5 विजन क्या होंगे सिकटी विधानसभा वासियों के लिए। पहले भी हम ही बोले थे और पहले अभी भी हम ही बोलेंगे, बोलने वाले को ही मौका दिया जाता है। जरूर जरूर बोलेंगे। देखिए सबसे पहला जो कांड होगा हमारा जो सिकटी विधानसभा का बैठ जाए, हम केवल अपनी सिकटी विधानसभा की चर्चा करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे और जो जेन्युइन मुद्दा है, यहाँ जो हमारे सिकटी विधानसभा में सबसे ज्यादा जनता परेशान है, ब्लॉक का, अंचल का, चक्कर लगाते जब तक उनके पॉकेट में रुपया नहीं आता है उसका एक काम नहीं हो पाता है। इस बात की चिंता सबसे बड़ी मैं करूंगा। यदि मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 5 अलग-अलग लिखिएगा, ठीक है। मुझे एक में शिकायत मिले नहीं मिले, मैं ये वचन देता हुआ वादा करता हूँ, यदि जनता द्वारा मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो सब लोग मैं इस मुद्दे को समाप्त करूंगा। ये जो कर्मचारी लूट बता रहा है, ये जो कार्यालय में आय जाति निवासी बनने पर लूट खपत किया जा रहा है, उसको मैं समाप्त करने का काम करूंगा। ये मेरा वादा जनताओं के साथ है। और दूसरा, स्वास्थ्य को सुधारूंगा। यहाँ के लोगों को सांप काट लेने के बाद अररिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कैसे भी हो, अच्छे डॉक्टर कराऊंगा और यहाँ से निर्भर नहीं बल्कि यहाँ इलाज इसका होगा। रास्ते में कम कोड में नहीं दूंगा। प्रसव करने वाली महिलाएं जो प्रसव में रहती है उनको यहाँ इलाज नहीं मिलता है, उनको भी रेफर कर दिया जाता है, अररिया अस्पताल जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। इनकी चिंता मैं करूंगा। स्वास्थ्य के विभाग को मैं ये निश्चित रूप से सुधारने का काम करूंगा। ये बहुत काम मेरा प्राथमिकता रहेगा। इन दोनों कामों के बाद तीसरा, यहाँ के किसान जिनका फसल बर्बाद हो जाता है, बाढ़ तत्कालीन पर संरक्षण का काम करूंगा। और दूसरा, जो किसान अनाज उपजाते हैं उस अनाज को सही रेट नहीं मिल पाता है, उसके लिए सरकार से जितनी लड़ाई लड़ना पड़े लड़ करके बिक्री केंद्र यहाँ सिकटी विधानसभा में खोलने का काम करूंगा, ताकि यहाँ के किसानों को सही ढंग से यहाँ उनको बिक्री केंद्र का संसाधन प्राप्त हो सके। रूपकोण पुलिया तो सभी बनाएंगे, कोई भी जनता जनार्दन के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि मुखिया से लेके हेड तक जो सरकार फंड भेजेगा वो सब बनाएगा रोड पुलिया, और नहीं बनाएगा। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी 12 बजे रात में भी यदि किसी समस्या से घिरा हुआ है, मेरे एमपी बन जाने के बाद लगता है मेरा बखूबी हो गया। ये नहीं समझता कि मैं जनता का सेवक हूँ। 12 बजे रात में अगर कोई परेशान हो जाएगा तो उसके बीच में खड़ा मिलूंगा। ये मेरा तीसरा वादा है। ये कभी भी मुझे बुलाएगा 12 बजे रात में मैं उसके पास खड़ा मिलूंगा और उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। चौथा मेरा काम सिकटी का काम, सिकटी का हिट है। ये डोम सड़क मात्र 15 मिनट का रास्ता है। अगर हम जागीर परासी से शुरू करें और खला चौक के पास जाए तो 15 से 20 मिनट में हम इस छाती से गुजर सकते हैं सिकटी विधानसभा का, और उससे चारों तरफ रोड का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं चौथा काम इस रोड को, जो रोड है इसको बनाने का जिस भी तरह से होगा, इसमें पूरी लाइटिंग के साथ डबल वेगर रोड बनाने का काम करूंगा, ताकि सिकटी विधानसभा एक इतिहास रख सके, एक ऐतिहासिक स्थान प्राप्त कर सके पूरे बिहार के अंदर। और चौथा काम, मैं यहाँ के शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियां हैं, शैक्षणिक विभाग में जो शिक्षक विद्यालय जाकर, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यालय जाकर अपनी खाता पूरा करते हैं, विद्यालय में जाकर कुर्सी में आराम से बैठकर अपनी जिम्मेदारी को ना समझकर केवल वहां पर जाकर के अपनी वहां सिर्फ कॉलम पूरा करते हैं। इसको मैं बदलाव करूंगा। शिक्षा देना होगा। प्राइवेट विद्यालय के तरह आपको भी विद्यार्थी को पढ़ाना होगा, अन्यथा आपको शिक्षक से रिजाइन करना होगा। ऐसी व्यवस्था में सोचूंगा। और अंतिम 5वां काम मेरा जो रहेगा, ये जो 5 किलो अनाज जो मिलता है यहाँ उसका थैला का निर्माण किया जाए। वो 5 किलो अनाज में 4 किलो किया जाता है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं पड़ती है? क्या है? कौन देखेगा? आपको देखने की जिम्मेवारी है, न कि किसी और को देखने की जिम्मेवारी है। वो 5 किलो अनाज का थैला बनवाऊंगा। आप 5 किलो का 5 किलो अनाज
आपको जनता को देना होगा। यह व्यवस्था का चिंता मैं करूंगा। ये 5 वचन हम सिक्किम विधानसभा के जनताओं के साथ होगा। यदि मुझे मौका मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं ये 5 वादा जनताओं के लिए पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपने अपने 5 विजन से सिक्टी के विधानसभा वासियों को अवगत कराया। अब हमारे बीच जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी के रूप में प्रदीप यादव जी हैं। वे अपने 5 विजन बताएं जो जनस्वराज के उनके नेता से जुड़े हुए हो, लेकिन वो सिक्टी विधानसभा के भी स्थानीय मुद्दे हो, स्थानीय समस्याएं हो, उन पर अपना 5 विजन बताएं। आप संक्षेप में जो दे सके दिल से बोल दीजिए। कटनी और करनी में बहुत अच्छा होगा। जैसा कि अभी हमें जोशी भाई ने कहा था, किसी ने बोला कि भाई ब्लॉक में लूट हो रही है, तो उन्होंने कहा आवेदन क्यों नहीं दिया। अरे जनता, हेलो, आप वहां देखें, जनता जो है, जनता आपको पैदा किया, आप उनके गर्व को पैदा नहीं हो तो विधान दे रहे हो। और कोई बात में पूछे कि हम आवेदन करें, आवेदन जब होगा तो लोग किस कैसा खुलेसा होगा। हेलो, अरे भाई, आपको विधायक बना है आपको सेवा करने के लिए, आपको देखना होगा और आपको ये भी जानना होगा कि हमारी जो जनता है उनके साथ क्या दुख है। आप पांच विजन बताए भाई, हम बोले नहीं, आप खुद कर्मचारी को पैसा देने जाते हैं, मैं जानता हूँ। पांच विजन बताए। आप कैसे लोग निकालने का काम कर्मचारी और सीओ करते हैं। प्रमुख साहब वो 5 विजन बता रहे। आप 5 विजन बता लेंगे। आप 5 विजन बताएं। प्रमुख साहब 5 विजन बताएं। 5 जी आप बैठे ना, मैं 5 विजन पूछ रहा हूँ। जी मैं 5 विजन। प्रमुख साहब प्रदीप जी 5 विजन बताएं। 5 विजन। चलो सब शांत हो गए, सब शांत हो गए। 5 विजन 5 विजन बताएं। आप 5 विजन बताएं। प्रमुख साहब आप बैठ जाए, आप कृपया बैठ जाए, उन्हें बोलने दे। 5 विजन बताएं। मीडिया को बोल रहे हैं, अधिकार हमको हक बोल रहे हैं। जी बोलिए। इसी के लिए भाजपा पे लोग भरता है, इसी के लिए होता है कि आप बोलिए दोस्तों, इधर आइए, तो इधर माइक लगा चलिए आप तो बोल रहे थे, चलिए ठीक है। अब हमको जो बोला था जो सुना गया। हमारी जो पार्टी है, हमको कौन सा बिंदु लेकर के चले ही, ये तो इस बिंदु के बारे में बोल 5 विजन बताए प्रदीप जी। मेरे जो पार्टी का जो विजन है, सबसे पहले बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ऊपर है, विकलांगों को, दिव्यांगों को, जो भी है सभी को मेरी सरकार बनने को दिलाया पेंशन और महिलाओं को सस्ता है 400 सालाना ब्याज की दर से 10 लाख रुपये तक ऋण। उसके बाद बच्चों को विश्व शिक्षा और जब तक शिक्षा दुरुस्त नहीं होता है, हर बच्चे को 1000 रुपया प्रति माह पढ़ने के लिए दिया जाएगा। किसानों के लिए भी 2000 आय के नजदीक फसल करेंगे तो हमारी सरकार आने पर 1 हेक्टेयर खेती करने पर 30,000 मजदूरी लगता है, तो हम उनको मनरेगा का मजदूरी जोड़ देंगे ताकि उसको मजदूरी नहीं लगेगा, उनका भी आय बेहतर होगी।
ये तो अभी हमारे पास होते हैं। उसके बाद प्रदेश जागरूक विधायक बनेगा तो क्या कर सकता है? अरे भाई प्रदेश जागरूक विधायक बन गया तो जनता का सेवक बन सकता है। आज उनकी ड्यूटी होगी, आज विधायक के प्रतिनिधि ब्लॉक में और क्या करते हैं ये छुपने की बात नहीं है। कल अगर बात भाव करो तो उनको उस विजन बताए, सिर्फ विजन बताए। हम जब बनेंगे तो ब्लॉक स्तर पर एक विभाग का कार्यालय होगा और उसमें जाकर के सूचना दे जाएगी, वहां पर देगा, वहां दूर करेगा और वो काम करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा विजन है, इसीलिए चिंता नहीं करना है। अगर आपने मौका दिया तो करके दिखाऊंगा। मैं औरों को दे नहीं कि नीतीश कुमार अगर मेरे पास आ जाए, हम बहुत अच्छा नीतीश कुमार तुम्हारा बने आ जाए तो तुम बहुत भूल नहीं है। ये जनसुराज है, ये जनसुराज है, जनसुराज है, जनसुराज को देखता है, कहता है जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जोशी जी हैं। निश्चित ही वो भी विधानसभा चुनाव में जाएंगे। उन्होंने अपने काफी विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया। अब उन्हें ऐसे 5 काम कौन बचे हुए लग रहे हैं जो अब जब उन्हें जनता पुनः मौका देगी तो उन्हें वो पूरा करेंगे। ऐसे 5 विजनों से सिटी विधानसभा के लोगों को अवगत कराएं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो मुख्य विजन था, हमारा 10 साल पहले का जो पहला विजन था वो ट्रांसपोर्टेशन था। जैसा कि हमने कहा, हमने अपना एक विजन कंप्लीट कर दिया। रही बात दूसरी, ब्लॉक स्तर पर, अगर ब्लॉक स्तर पर कोई भी समस्या आती है तो हमने सभी को, हमारे सभी के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। आप हमें आए, हमें बताएं। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आपका यकीनन वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर दिन जनता दरबार लगता है और जनता दरबार जनता के लिए ही लगता है, आपके लिए लगता है। चाहे हमारे पिताजी रहे या अथवा नहीं है, वो पटना में भी रहते हैं, तब भी जनता दरबार लगती है, वो आपके लिए लगती है। 7 बजे से 12 बजे तक जो हर दिन हम लोग बैठते हैं दरवाजे पे, वो केवल जनता के लिए ही बैठते हैं। अगर इस तरह की कोई भी ब्लॉक वगैरह की समस्या आती है तो आप यकीनन आप मेरे पास आइए। हम अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब आप हमें बताइए। जो भी आपकी समस्या होगी वो सॉर्ट आउट मैं करूंगा। और रही बात 5 विजन की, तो जैसा कि हमने एक विजन कंप्लीट कर लिया और दूसरा विजन, हम लोग एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में हम लोग मिलजुल के काम करने का काम करते हैं। अभी पंचायत में, हर पंचायत में एक चिकित्सा भवन आया है जो कि अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। उद्घाटन वगैरह हो गया, शिलान्यास वगैरह हो गया है। तो उसमें डॉक्टर बैठे, लोगों को कहीं दूर नहीं, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका हम लोग पूरी तरीके से व्यवस्था रखेंगे डॉक्टर की, ताकि हमारे गांव समाज के लोगों को ब्लॉक नहीं जोड़ना पड़े। अभी हर पंचायत में सरकार भवन बन रहा है, तो हर पंचायत में सरकार भवन बन रहा है। सरकार भवन में बैठेगा तो सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, हर पंचायत में एक दिन समय देना होता है। तो हम लोग का ये भी एक विजन है कि हर पंचायत में वो जाके बैठे, बीडीओ, सीईओ, कर्मचारी जो भी हो, आपके पंचायत में अगर जाके वो बैठेंगे तो यकीनन आपको भी सहूलियत होगा, हमें भी सहूलियत होगा और आपको भी परेशानी नहीं होगी काम करने। ये मेरा तीसरा विजन है। और रही बात विकास की, तो विकास कुछ जगह बचा हुआ है जहाँ की हमें कंप्लीट करना है, जो कि हमारे विपक्षी बार मुद्दा उठाते रहते हैं एक ही बात को। तो ठीक है, मुद्दा उठाना चाहिए, हम लोग को भी जानकारी मिलती है भाई वहाँ कुछ काम बचा हुआ है, इससे हमें सीख मिलती है। हमारे विपक्षी जितना मुद्दा उठाते हैं
उससे हमें सीख लेनी, प्रेरणा मिलती है कि हम उस कार्य को बेहतर तरीके से करवाएं। तो इस तरह के काफी सारे हमारे एनडीए गठबंधन के एक 5 विजन से काम नहीं चलेगा, हमारे बहुत विजन है। पांच विजन हम बता देंगे और उतना ही तो काम हमारा सीमित नहीं रहेगा। हमारा बहुत विजन है, बहुत लंबा विजन है। ये 10 साल के कार्यकाल में अभी सिक्किम विधानसभा का ये विकास देख रहे हैं आप लोग। अगली बार जो हम जीतेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा उसकी फुल मैं करूंगा। तीनों ब्लॉक की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, हमारे एक भी पब्लिक को कोई भी समस्या नहीं होगी। ये हमारा विजन है। सरकार का हर लाभ आप तक पहुंचे और बिना पैसे इधर उधर दिए, ये मेरा विजन है, ये मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म। हम आपके लिए जीते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं और आपके लिए भी आने वाले दिनों में करेंगे। ये हमारा सरकार का वादा भी है। अब हमारे बीच प्रमुख साहब हैं, कुर्साकंडा प्रखंड से जुड़े हुए हैं, कुर्साकंडा प्रखंड के कर्ता धर्ता है। चलिए हम इनसे भी, इनके 5 विजन सरकार में भी रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, तो वे अपने 5 विजन बताएं कि वे कुर्साकंडा या सिटी के विकास को किस रूप में अपने उन 5 विजनों से पूरा करेंगे। आज हम लोग बैठे हैं बाबा सुंदरनाथ में और मेरा प्रथम विजन हमारे जो बीच है, जो प्रत्याशी जो दल के हैं, जन स्वराज के हैं, राजद के हैं और बीजेपी एनडीए के हैं, इन्हीं में से कोई कल विधायक चुन के आएगा। उन्हीं को 3 पार्टियों से कोई चुन के आएगा जिसे जनता अपनी मत देगी। और ये बात कि हम सुंदरनाथ में है इसलिए मेरा ध्यान इस तरफ गया है। मैं सभी पार्टियों से और सरकार से, क्योंकि मामला ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बात बहुत बड़ी है, छोटे स्तर की बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरा फर्स्ट विजन जो हो कि बाबा सुंदरनाथ आने के लिए जो हमारे नेपाल में श्रद्धालु हैं उनके लिए बॉर्डर पे इंडो नेपाल सीमा, नहीं इंडो नेपाल सीमा पे बॉर्डर पे वो आउटपोस्ट लगाया जाए, छोटी बन साहब आउटपोस्ट लगाया जाए, जिससे कि हमारे जो बाबा सुंदरनाथ के ऐसा ये है श्रद्धालु है वो आसानी से हमारे सुंदरनाथ धाम 4 चक्का वाहनों से जो हमारे लोगों को रोका जाता है बाबा सुंदरनाथ में जो एसएसपी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा धर्मस्थल है और इससे हम लोग जुड़े हुए हैं बाबा सुंदरनाथ से। यहाँ सबसे पहला वहाँ से एक क्वेश्चन लगे इस रोड में जो बॉर्डर सड़क रोड में है वो मैं अखबार के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि चेक पोस्ट बॉर्डर में जिससे नेपाल के हमारे जो लोग हैं अमरसुख है अनदीना भी जो आते हैं अपने वाहन से के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। और दूसरा विजन है, विजन का मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो एनडीए सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो जो दिया, जो आएगी आने वाले चुनाव में जो देगी सरकार, क्योंकि मैं खुद सरकार नहीं हूँ, सरकार का अंग होंगे कोई भी, चाहे आप आरजेडी से आवे या बीजेपी से आवे या फिर जन स्वराज से आवे, तो जिसकी सरकार होगी उसका जो मैनिफेस्टो है जो सरकार का 10-20 काम देती है जो सरकार दिखाती है जनता के बीच में हम आएंगे तो ये करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से आपके जितने सरकार के द्वारा वादा किए जाएंगे, जो वादा सरकार करती है वो सारे वादे पूरे करने की अपने हम सिटी विधानसभा में प्रयास करेंगे। अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो हमारे प्रतिनिधि अगर चुन के आते हैं वो जो सरकार का जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसका जो संपूर्ण रूप से काम करे, क्योंकि अलग से कोई अगर हम चाहें कि हम मुख्यमंत्री को हमारा होगा मुख्यमंत्री कोई अकेले है नहीं, जो सरकार की निर्णय होती है वही होती है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी हमारे विधायक होंगे सदस्य होंगे उनका अकेला कोई ये नहीं है। पुरस्कार है
जो राकेश भाई ने कहा वो अच्छा सुझाव था कि लोगों को थैला में मिले 5 किलो का अनाज, वो अच्छी सुझाव, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लोगों को अनाज मिले जो खुला मिलता है वो थैला में पैक हो जाए तो शानदार रहेगा, सारे सिक्योर के लिए बंद हो जाएंगे लोगों के। और हम लोग सेवक हैं, आपके दिन रात सारे काम को छोड़ करके सारे लोग आपके काम में लगे होते हैं। आप देखे होइएगा कि थोड़ी सी यहाँ पर हम लोगों के बीच हल्की फल्की गर्माहट भी हो गई, तो ये होते रहता है कि हम लोग पार्टी में हैं, जिस पार्टी के जो लोग होते हैं वैसा ही होता है। तो कोई आदमी अपने दिल में मत लीजिएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ मतलब ऐसा बोलते या गर्म हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदीप भाई भी वो दिल में नहीं लेंगे, वो पार्टी का एक काम है जो कार्य दे तो हमें करना है ना। तो सभी लोगों से मिलजुल कर हम लोग लड़ेंगे चुनाव और देखते हैं जनता किसे पसंद करती है, और जो भी जिसे जनता पसंद करेगी वो स्वीकार होगा। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जीत तो हमारी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब, आपने जनप्रतिनिधि को सुना, आपने अपने आपके प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद रखने वाले संभावित प्रत्याशियों को भी सुना। आपने अगर इतना सुनाने का आपको अगर मौका मिला, इसका एकमात्र ताकत आपका एक वोट है, आपकी एक वोट की कीमत है। इस भारत के विशाल लोकतंत्र में आपके वोट की कीमत है कि आप अपना नेता खुद चुनते हैं, आप अपना नौकर खुद चुनते हैं। तो लीजिए, आज हम सभी अपने जगह पर खड़े होकर उसी लोकतंत्र की शपथ लेंगे। सभी अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे करेंगे। सभी अपने जगह पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। जय हिंद, जय भारत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।